हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है वो है आपके समांतर श्रेणियाँ, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 5.1 से। तो और प्रयास करेंगे कि आपको जो मैथ्स बहुत ईज़ी लगे, आपको बहुत ईज़िली समझ में आए, ताकि आपको कहीं पे भी जो कोचिंग के नाम से पैसा बर्बाद नहीं करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो एपी है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है, और पूछा है क्यों। अब हमें यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो एपी है वो होती क्या है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एपी है या नहीं है। तो यानी एपी के लिए एक तरह से बात करें भाई कंडीशन क्या होती है। तो एपी का अगर हम जनरल फॉर्म लिखे, जिसको कि हम बोलते हैं व्यापक अगर रूप की बात करें, तो एपी क्या होती है कि जैसे कि हमारी कोई भी फर्स्ट टर्म है ए, इसके अंदर हमने क्या है कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी, जिसको हमने लिख दिया ए प्लस डी। फिर इसके अंदर फिर से हमने एक तरह से क्या करी, फिक्स वैल्यू क्या थी हमारी डी, वो फिर ऐड करा तो कितना हो गया ए प्लस टू डी। फिर से हमने इसके अंदर फिक्स वैल्यू डी ऐड करा, तो ये हमारा क्या गया ए प्लस थ्री डी। इस तरह से सो ऑन हम क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो ये हमारा क्या लास्ट में क्या मिल जाता है हमें ए प्लस एन माइनस वन डी। जैसे अगर इसको मैं बात करूँ तो ये मेरी प्रथम टर्म हो गई, यानी प्रथम पद हो गया ए वन, ये हो गया मेरा ए टू, दूसरा हो गया, तीसरा पद हो गया ए थ्री। तो तीसरे पद में हम क्या लिख रहे हैं ए प्लस टू डी। इसी तरह से चौथे पद में हम लिख रहे हैं ए प्लस थ्री डी यानी एन माइनस वन। इसी तरह से अगर एनवा पद होगा मेरा, तो एनवा पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से इसको हम देख के क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी हमारी किस तरह की मतलब संख्या है, कि समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है प्रथम पद को छोड़कर। यानी हमें ये पद क्या हुआ, एक डी में जोड़कर हुआ। डी जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया डी हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। यहाँ पे हम डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर हम फाइंड आउट करें सारे के सारे में से, तो जैसे कि ए टू माइनस ए वन, ये वैल्यू भी हमारे कितनी आती है, डी आती है। ए थ्री माइनस ए टू की बात करें तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी, डी आएगी। ए फोर माइनस ए थ्री की बात करें तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, डी आएगी। कैसे, ए टू की वैल्यू क्या है हमारे पास में ए प्लस डी, इसमें से हमने क्या घटा दिया ए, तो क्या बचा डी। ए थ्री है हमारे पास में ए प्लस टू डी, और ए टू हमारे पास में है क्या माइनस का ए प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे, ए से तो ए कट जाएगा, टू डी में से डी चला जाएगा, फिर डी। इसी तरह से ए प्लस जो है ए फोर हो गया ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी। ये फिर से ए से ए चला जाएगा, तीन में से दो चला जाएगा, डी। तो हमारी समांतर श्रेणी कैसे बनती है, कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और वो जो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, हमारी सार्वअंतर कहलाती है। वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, हमारी सार्वअंतर कहलाती है। अब हमारा जो ये सार्वअंतर है डी, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस। तो सार्वअंतर डी हमारा कैसा हो सकता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है जैसे इसमें हमने लिया, हमारे नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, हमारा जो जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव की बात करें तो जैसे मैं लिख दूं अगर वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमने इसमें सब में क्या जोड़ रहे हैं, हम एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो एक मेरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं ले लूँ कि जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो यहाँ से जीरो से लेके माइनस वन के बीच में यानी हमने क्या ऐड करा है, एक तरह से माइनस वन को ऐड करा है। माइनस वन में माइनस वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू में माइनस वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री। इसी तरह से माइनस थ्री में माइनस वन ऐड करेंगे तो माइनस फोर। तो हमारा जो सार्व अंतर है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे, सारा वन 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 वन। तो ये भी हमारी क्या है, एक तरह से एपी है, क्योंकि इसके अंदर जो फिक्स जो पद हमने जो सार्व अंतर हमारा जो एक निश्चित संख्या जोड़ी है, वो निश्चित संख्या यहाँ पर हमारी क्या है, जीरो है। निश्चित संख्या इस केस में हमारी क्या है, जीरो है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, हमारी सार्वंतर हमारा जीरो भी हो सकता है। अब हम इसको जो है, और अब इसको जनरल फॉर्म में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा ए पी हमारी हो गई ए, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d और सो ऑन, लास्ट में हमने nth पद लिख दिया a प्लस n माइनस 1d। तो यानी इस जीपी के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि इस एपी के अंदर हमारे कितने पद हैं, n पद है। अगर कई बार हमें इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए 1 2 3 4 और डैश 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 डैश, यानी इस एपी का हमें ये नहीं पता कि लास्ट पद हमारा कौन सा है। तो इस तरह का जिसके कि हमें पता है कि भाई n पदों की है कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ, एक तरह से हम क्या कहते हैं कि हमें पता है कि इस एपी के अंदर फिक्स्ड पद है। जैसे मैंने मान लिया भाई 1 से लेके 10 तक आ रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि भाई कम से कम 10 टर्म है। तो इस तरह की जो एपी होती है उसको हम बोलते हैं परिमित अर्थ परिमित समांतर श्रेणी, यानी जिसके अंदर हमारे जो पद है वो क्या है, हमारे फिक्स है। जिसके अंदर हमारे पदों का कोई पता नहीं है कि ये अनंत तक वैल्यू कहाँ जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब ये जो नाम हमें बोलने में क्या आता है, समांतर श्रेणी बार बार, तो हम इसको नाम को यूज क्या करेंगे, एपी बोलेंगे। अपरिमित का मतलब हो गया इनफाइनाइट और फाइन परिमित का मतलब होता है फाइनाइट। तो जिसमें फिक्स्ड टर्म है तो उसको हमने क्या बोल दिया, फाइनाइट एपी। जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म है उसको हमने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट एपी बोल दिया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार क्या होती है, हमें एपी देर की होती है। तो हमें एपी देर की होती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सार्वंतर, यानी सार्वंतर हमें किसको डिनोट करते हैं, डी से। तो सार्वंतर हमें डी को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डी को वैल्यू को क्या लिखते हैं हम, a2 माइनस a1, या कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ये सारे के सारे हमारे क्या है, जस्ट प्रीवियस वैल्यू को जो है घटाने से हमें क्या मिल जाता है, सार बनता है। तो अगर इसको मैं जनरल फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो क्या है, a2 माइनस a1 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a n प्लस 1 माइनस a n, n से हमारा क्या है, एक प्लस ज़्यादा। तो जब भी अगर हमें क्वेश्चन देर का और हमें फाइंड आउट करना हो कि इसका सारवंतर फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी ये क्या हो गई, एपी हो गई। एपी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एपी क्या थी हमारी, कि भाई हमने क्या करा, प्रत्येक पद के अंदर क्या जोड़ा, एक फिक्स जो है संख्या जोड़ी, और प्रत्येक प्रीवियस पद के अंदर हम वो संख्या जोड़ते गए तो हमें क्या मिल गई, हमारी एपी मिल गई। इसी तरह से अगर वो नंबर ऑफ पद उसके अंदर फिक्स है तो हम एनवा पद याद कर सकते हैं, वो क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। और अगर नंबर ऑफ टर्म हमारा फिक्स नहीं है तो वो हमारी क्या हो जाती, इनफाइनाइट एपी हो जाती है। ये जो हमारा डी होता है इसको हम जो कॉमन डिफरेंस या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देख लिया। सार्वंतर हमारा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम जो है इस एक्सरसाइज को आपके सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमें क्या करना है कि जो हमारी परिस्थिति दे रखी है हमें क्वेश्चन के रूप में, वो हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, और एपी है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है वो, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो है प्रथम, यानी ये मुझे दे रखा प्रथम पद दे रखा है एक तरह से। प्रथम जो किलोमीटर का किराया कितना है, एक तरह से मान लिया हमने, मान के लिए दे रखा है वो है 15 रुपये। अब उसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपये, यानी 1 किलोमीटर चले तो मुझे कितना पैसा देना, 15 रुपये। तो 2 किलोमीटर चला तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 15 प्लस 8 रुपये, क्योंकि प्रति किलोमीटर 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, यानी कि 23 रुपये हो गया। इसी तरह से अगर 3 किलोमीटर हम जाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 23 प्लस 8 रुपये, यानी कि 31 रुपीज। इसीलिए 4 किलोमीटर अगर हम चले तो कितना देना पड़ेगा, 31 प्लस 8 इक्वल टू 39, सो ऑन, यानी इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमें जो किराया वो हमें क्या मिला, एक तरह से 15 रुपये, फिर हमें 23 मिला, हमें 31 मिला, और फिर हमें 39 मिला, और इसी तरह से हमें आगे मिलती जाएंगे। तो अगर इसको मैं मान लूँ कि ये मेरा प्रथम पद है a1, ये मेरा द्वितीय पद a2, ये मेरा तृतीय पद a3, और ये मेरा चतुर्थ पद a4। तो मुझे पता करना है कि कोई भी चीज़ हमारी जो है एपी है या नहीं है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। एपी के लिए मेरा जो डी है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी इस प्रत्येक संख्या में डी हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डी है वो कितना है, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, 23 माइनस 15 यानी 8। इसी तरह से देखो तो मैं 31 माइनस 23 हम निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 8। 39 माइनस 31 ये भी कितना है, 8। यानी मेरा जो डी है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 8 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेरी है ये क्या कहते हैं, एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। क्योंकि जो सक्सेसिव टर्म है, जो कि एक हमारी जो टर्म है दोनों
उन दोनों के अंदर हमारा जो क्रमागत जो टर्म है, पद है, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, कॉमन है। तो क्रमागत पदों के अंदर हमारा डिफरेंस कितना है, 8 है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, एक एपी है। और क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सबके सब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब हम जो है इसी का फर्स्ट का जो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कोई सिलेंडर है, ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या हवा भरी हुई है। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा वो हमें बतानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बार निकाल देता है। तो फिर ये जो हवा जिस फॉर्म में निकल रही है वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो हमें क्या देर का सिलेंडर माना कि हम मान लेते हैं पर स्टार्टिंग के अंदर हमारी प्रारंभ में हवा हमारी कितनी है, टोटल हमने मान ली 1 भाग है पूरा। तो जैसे उसमें क्या कहते हैं, वायु निकालने वाला पंप एक बार में हवा कितनी निकाल देता है, शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। तो शेष हवा का मतलब होता है कि जब प्रथम बार जब ये पंप जो वायु निकालने वाला पंप है वो कितनी प्रथम बार कितना निकालेगा, प्रथम बार हवा निकालेगा 1/4। तो यानी कितनी निकाल देगा ये 1/4। तो शेष हमारी कितनी बच जाएगी, 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। यानी पहले थी 1, जब एक बार पंप ने काम में लिया तो रिमेनिंग हवा कितनी बच गई, 3/4। फिर जब दूसरी बार फिर से हमारा पंप जो है हवा निकालेगा तो कितना निकलेगा, 3/4 का जो है 1/4 निकालेगा। तो ये हमारी कितनी होगी, 3/4 इंटू 1/4। तो फिर से हमारी शेष क्या बच जाएगी, हमारी हवा 3/4 थी, उसमें से कितने निकल गई, 3/4 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में से 3/4 को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 1 - 1/4। यानी ये रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, 3/4 इंटू 3/4। यानी कि एक तरह से क्या से कह सकता हूँ, 3/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह जब हम देखेंगे वे तीसरी बार निकालेगा तो तीसरी बार हवा निकालेगा किसकी, 3/4 की जो है स्क्वायर की 1/4 निकालेगा। तो हमें नेक्स्ट टर्म भी क्या मिलेगी, 3/4 का होल क्यूब। तो यहाँ पे मुझे हवा का क्या ऑर्डर मिल रहा है कि स्टार्टिंग में कितनी थी मेरी 1, फिर जब एक बार निकल गई तो हवा कितनी बची, 3/4। फिर उसके बाद में हमने एक बार और हवा निकाल दी तो उसके बाद में कितनी बची, 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें कि अगर कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है हमारा, 3/4 - 1, यानी कि एक तरह से क्या कह सकते हैं, -1/4। फिर दूसरे के अंदर डी देखें तो कितना आएगा, 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 3/4 को तो हमने कॉमन ले लिया तो एक क्या बचा, 3/4 - 1। यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाई -1/4, यानी 3 - 3/16। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेरा D1 और D2 है वो दोनों क्या है, D1 नॉट इक्वल टू D2। इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया था D1, तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने D2। तो D1 जो है मेरा D2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो डिफरेंस है क्रमागत पदों के अंदर वो सेम नहीं है, इसलिए ये जो है एक एपी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, अतः 1, 3/4, 3/4 का स्क्वायर एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये हर लाइन हर क्वेश्चन में ऐड करना, क्योंकि क्रमागत पदों के क्रमागत पदों में सार्व अंतर डी बराबर नहीं है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भाई प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हम क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। तो कुआं खोदने में आई लागत जो है प्रत्येक मीटर में, तो प्रथम मीटर जब अगर कुआं खोदा जाता है तो प्रथम मीटर में खुदाई की लागत है 150 रुपये। यानी हम कुआं को जो 1 मीटर खोद रहे हैं तो 1 मीटर की लागत तो कितनी हमारी, 150 रुपये। लेकिन उसके बाद में जैसे प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या होती है, 50 मीटर बढ़ जाती है। तो जैसे 2 मीटर की खोदेंगे तो कितनी हो जाएगी, 150 + 50 इक्वल टू 200 रुपये। इसी तरह से 3 मीटर खोदेंगे तो कितनी हो जाएगी, 200 + 50 यानी इक्वल टू 250 रुपये। इसी तरह से अगर 4 मीटर खोदेंगे तो कितनी हो जाएगी, 250 + 50 इक्वल टू 300 रुपये एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें भी हमें क्या मिल गई टोटल,
रुपए कितने लग रहे हैं, 150 लग रहे हैं 1 मीटर में, फिर 200 लग रहे हैं, फिर 250 लग रहे हैं, फिर 300 लग रहे हैं, इसी तरह से 350, फिर 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई D1 इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस मान लिया D2, इन दोनों का D3, इन दोनों का D4। तो यहाँ से हम देखते हैं कि D1 की वैल्यू कितनी, 200 माइनस 150 यानी 50। D2 की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलती है, 250 माइनस 200 यानी 50। इसी तरह से D3 की वैल्यू भी 50 है, D4 की भी वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D क्या है हमारा, सब में समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक तरह की है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि एक तरह की क्या है, ये समांतर श्रेणी है। क्यों है, ये हमें लिखना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि सभी पदों के अंदर जो हमारा सार्वंतर है वो क्या है हमारा, समान है। और समान कितना हमारा, 50 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट, वो जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पे जमा की जाती है। तो हम जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, A=P1 + R/100 की पावर n हो जाती है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको टाइम पीरियड बोल सकते हैं n की जगह। तो यहाँ पे हमें मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, 1 प्लस रेट दे रखी है हमें 8% इक्वल टू, और ये दे रखा है भाई वार्षिक दर से, यानी टाइम पीरियड मेरा कितना है, एक तरह से 1 साल है। तो प्रथम साल तो हो गया मेरे पास में ये, द्वितीय से प्रथम ईयर, प्रथम साल के अंदर मेरा जो है ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा ये। अगर द्वितीय साल की बात करूँ, यानी दूसरे साल के अंदर, दूसरे साल में मेरा ए कितना हो जाएगा, 1,000, 1 प्लस 8/100 का 2। इसी तरह हो जाएगा तृतीय साल, तृतीय साल मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तृतीय साल हो जाएगा मेरा 1,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10,800 रुपये। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा मुझे 12,597 रुपये। इसको सोल्व करने पे मिलता है मुझे 15,869 रुपये। तो ये मुझे मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि भाई ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमारे तीनों पद रख देते हैं हम, 10,800, 12,597, 15,869। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा पहला पद है A1, ये हमारा दूसरा पद है A2, ये हमारा तीसरा पद है A3। जो प्रथम दोनों पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस उसको मान लिया D1, इसको हमने मान लिया द्वितीय तृतीय के बीच में D2। तो अगर D1 की बात करें तो D1 कितना हो गया, 12,597 माइनस 10,800, और पहला पद मेरा, सॉरी यहाँ पे हमने छोड़ दिया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 मिनट इसको चेंज कर देते हैं, ये D1 D2 की जगह। तो यहाँ पे तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया D1, ये D2, ये D3। तो यहाँ से D1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो D1 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 10,800 माइनस 10,000, यानी एक तरह से ये कितना मिल गया मुझे, 800 रुपये। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,597 माइनस 10,800, ये मुझे कितना मिलेगा, 1,797 रुपये। D3 की वैल्यू है 15,869 माइनस 12,597, ये वैल्यू कितनी है, 3,272 रुपये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सार्वंतर है क्रमागत पदों के अंदर वो समान नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देर का है, ये हमारा हो गया एक तरह से पहला क्वेश्चन हो गया, उसके सब क्वेश्चन 4 हो गए। तो हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।